भारत माता की जय। वंदे मातरम। नमस्कार मित्रों, साथियों, आपका अपने YouTube चैनल अभिनव संस्कृत भारतम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज हम वर्ण विचार के बारे में बातचीत करेंगे। क्या है वर्ण विचार शब्द के बारे में, वर्ण विचार से क्या अभिप्राय है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न वर्ण विचार से किए जाते हैं, इनके बारे में हम आज यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले हम विचार करेंगे यहाँ पर कि संस्कृत भाषा किसे कहते हैं, संस्कृत भाषा से क्या अभिप्राय है। सबसे पहले हम यहाँ पर यही विचार करेंगे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं भाष्यते अनया भाषा। यदि हम सबसे पहले भाषा की व्युत्पत्ति जानें तो हम यहाँ पर कहेंगे कि भाष्यते अनया भाषा, जिससे भाषा जो बोली जाती है उसे भाषा कहते हैं। भाषा शब्द भास धातु से निष्पन्न हुआ है, संस्कृत की भास धातु है, उससे यह भाषा शब्द निष्पन्न हुआ है। और जो संस्कृत उपसर्ग है, संस्कृत जो शब्द है यह सम उपसर्ग क्री धातु से निष्पन्न हुआ है। इस प्रकार संस्कृत भाषा उसे कहते हैं जो भाषा परिष्कृत भाषा है, परिमार्जित भाषा है, उसे संस्कृत भाषा कहा जाता है। जो भाषा है मित्रों वो वाक्यों से बनती है। जो वाक्य पुंज होते हैं, अलग अलग वाक्यों के जो समूह होते हैं, उनसे भाषा बनती है, अनेक वाक्यों के समूह से। और जो वाक्य होते हैं उस वाक्य में अनेक शब्द होते हैं। ठीक है, एक वाक्य में अनेक शब्दों का समूह मिलकर एक वाक्य की रचना करते हैं, एक वाक्य की संरचना करते हैं। और प्रत्येक शब्द में अनेक ध्वनियाँ होती हैं, ये हमारे को यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर हमने आपको यहाँ स्पष्ट किया है एक वाक्य देकर, चंद्रगुप्त एक प्रतापी राजा था। ठीक है, चंद्रगुप्त एक प्रतापी राजा था। इस वाक्य में आप देखेंगे कि इस वाक्य में 5 शब्द हैं। चंद्रगुप्त एक, 2, प्रतापी 3, राजा 4 और था 5। इस प्रकार से यहाँ पर 5 शब्द हैं और प्रत्येक शब्द में पृथक पृथक ध्वनियाँ हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। अब हम आगे एक एक शब्द का वर्ण विच्छेद की प्रक्रिया आपको बताएंगे। मित्रों साथियों, जो ये वर्ण विच्छेद है परीक्षा में, प्रतियोगिता परीक्षाओं में सब जगह पूछा जाता है। आरएस की परीक्षा में भी, बड़ी प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी वर्ण विच्छेद के बारे में बहुत सी बार प्रश्न देखे गए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे चंद्रगुप्त में जो शब्द है इसमें 11 ध्वनियाँ हैं। 11 ध्वनियाँ हैं। वो कौन कौन सी, यदि हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो च का वर्ण विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर च का वर्ण विच्छेद होगा च धन अ। ये च का वर्ण विच्छेद हम यहाँ पर कर सकते हैं। इस प्रकार से यह च का वर्ण विच्छेद हो गया है। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप आगे देखेंगे तो द्रज, फिर उसके ऊपर च के ऊपर अनुस्वार है तो उसको न के रूप में, हलंत वाले न के रूप में हमने यहाँ पर लिखा, हल शब्द है। फिर द्र है, द्र में 3 वर्ण सम्मिश्रित हैं। वो कौन कौन से हैं वो हमने आगे लिखा यहाँ पर, द हलंत वाला, फिर र हलंत, फिर अ। इसी प्रकार ग हलंत वाला, फिर उसके बाद छोटे ऊ की मात्रा जो है वो लगी हुई है, वो छोटे ऊ को इस प्रकार हम प्रदर्शित करते हैं। अगर यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा होती तो हम ऊ को इस प्रकार से प्रदर्शित करते, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। फिर आगे जो है, फिर वो हम यहाँ पर देखेंगे, आगे का जो शब्द है वो है यहाँ पर आपका 11 ध्वनियाँ हमने आपको यहाँ पर बता दी। प है, प के बाद त है, फिर उसके बाद अ है। इस प्रकार से इस शब्द में, चंद्रगुप्त एक शब्द में ही 11 ध्वनियाँ हैं। ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं एक में ए, क, अ, ये 3 ध्वनियाँ हैं। तो अब हमारा यहाँ प्रश्न उठता है, हमारी यहाँ जिज्ञासा बनती है कि ध्वनि किसे कहते हैं। तो ध्वनि क्या है मित्रों? ध्वनि मानव की वाणी के उस छोटे छोटे अंश को ध्वनि कहते हैं जिसके टुकड़े न किए जा सकें, मतलब वो अविभाज्य है, सबसे अंतिम वर्ण। ठीक है ना, सबसे छोटा, यानी ध्वनि के उस छोटे से लिखित अंश को वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं, उसी को हम अक्षर कहते हैं। तो देखिए, जब हमने आपका यहाँ पर वर्ण विच्छेद किया था इस जगह पर, तो जो च है, ये जो च, यहाँ पर जो ये च वर्ण था, इसका हमने जो वर्ण विच्छेद किया ये यह किया, यानी इस च का अब कोई छोटा रूप हमारे पास उपलब्ध नहीं है भाषा में, इससे कोई छोटा स्वरूप इसका नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से आप यहाँ समझ सकते हैं कि
वाणी के, मानव की वाणी के उस छोटे छोटे अंश को ध्वनि कहते हैं जिसके टुकड़े न किए जा सके। अंतिम टुकड़ा मतलब अंतिम स्वरूप जो होगा ध्वनि का, प्रारंभिक स्वरूप, उसे हम वर्ण या अक्षर कहेंगे। फिर बाकी जो ध्वनि विज्ञान का विषय है मित्रों, ये संस्कृत साहित्य में बड़ा अद्भुत विषय है। जब हम कभी साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे, साहित्य के विषयों पर चर्चा करेंगे, कोई काव्य प्रकाश, अन्य ग्रंथों पर जब हम चर्चा करेंगे, साहित्य दर्पण इत्यादि विषयों पर जब हम आगे चर्चा करेंगे, अन्य विषयों पर जब हम आपको ध्वनि विज्ञान के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताने का प्रयत्न करेंगे। आगे जब हम देखते हैं, आगे चलते हैं, आगे की हम जब चलते हैं, अब देखिए, अब बात आती है, जब हम संस्कृत भाषा के बारे में ही जान रहे हैं तो हमें इसकी प्रारंभिक पूरी जानकारी हम यहाँ पर करते हुए चलेंगे। यह जो लिपि है जिसमें हम इन अक्षरों को लिख रहे हैं अभी वर्तमान में, इसे देवनागरी लिपि कहते हैं। इसे देवनागरी लिपि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आजकल संस्कृत तथा हिंदी भाषाएं इसी लिपि में लिखी जा रही हैं। संस्कृत भाषा वर्तमान में इसी लिपि में लिखी जा रही है और प्राचीन काल में संस्कृत भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है। तो कभी प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न यदि आता है, संभावनाएं बहुत कम रहती हैं, फिर भी यदि आता है तो आपको स्मृति के अनुसार याद रखना है या सामान्य ज्ञान के तौर पर हमें याद रखना चाहिए। संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो प्राचीन काल में संस्कृत भाषा को ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता था, ऐसा हम कह सकते हैं। अब आगे हम विचार करते हैं, जो ध्वनि है, ध्वनि के कितने भेद हैं। देखिए मित्रों, हमने यहाँ पर जो आपके अध्ययन का आधार बनाया है, ये पाणिनि की अष्टाध्यायी और लघु सिद्धांत कौमुदी को हमने यहाँ पर आधार बनाया है। ठीक है, फिर आगे हम आपको अगले पाठ में भी, अगली जो कक्षा होगी उसमें हम आपको और विस्तार से समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ पर हम ध्वनि के दो भेदों के बारे में जानेंगे, जो हैं मुख्य रूप से जो कौन कौन से भेद हैं, वह है स्वर और व्यंजन के बारे में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ ध्वनियों के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन में ध्वनि का अंतर है। जो स्वर और व्यंजन है, इन दोनों में ध्वनि मात्र का ही अंतर है। स्वर के बोलने में मुख द्वार कम या अधिक खुलता रहता है, वह बिल्कुल बंद या इतना बंद नहीं किया जाता है या संकुचित नहीं किया जाता है कि हवा रगड़ खाकर बाहर निकल सके। व्यंजन के उच्चारण में मुख द्वार या तो सहसा खुलता है या संकुचित हो जाता है कि हवा रगड़ खाकर बाहर निकलती है। इस रगड़ या स्पर्श के कारण व्यंजन स्वरों में भिन्नता आ जाती है ना। यहाँ आपने यह जाना। आगे जब हम देखेंगे, आगे है, अब ये स्वर के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो स्वर तीन प्रकार के होते हैं। स्वर मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है। व्यंजनों को हल अक्षर कहते हैं, जैसे क, हलंत वाला, ख, ग आदि। संस्कृत एवं हिंदी भाषाओं में इन्हीं अक्षरों, स्वरों एवं व्यंजनों का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित 14 माहेश्वरी सूत्र हैं जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। इनमें पूरी वर्णमाला इस प्रकार दी गई है। किस प्रकार से दी गई है वो क्रम मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयत्न किया है। स्वर मतलब उस वर्णमाला में सबसे पहले स्वर है, फिर अंतस्थ हैं, फिर वर्ग के पंचम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम वर्ण और उष्म वर्ण वहाँ पर दिए हुए हैं। अयूण रीलिक जो 14 माहेश्वरी सूत्र हैं, उनमें उन 14 माहेश्वरी सूत्रों का वर्ण विभाजन इस प्रकार है। क्योंकि संस्कृत भाषा में वर्ण विचार का जो आधार हमें स्वीकार करना होगा वो लघु सिद्धांत कौमुदी और पाणिनि की अष्टाध्यायी से ही हमें करना होगा, और माहेश्वरी सूत्र को ही हम यहाँ पर वर्णमाला कहते हैं। इसका आप निश्चित रूप से ध्यान रखें। आइए हम आपको अब माहेश्वरी सूत्र के बारे में बताते हैं। माहेश्वरी सूत्र का आप सब उच्चारण करें। प्रतिदिन मेरा ऐसा मानना है आप इसको 15 दिन तक इस माहेश्वरी सूत्रों का यदि उच्चारण करेंगे तो निश्चित रूप से ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। और आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं और संस्कृत को पढ़ रहे हैं। संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा है, इसलिए हमारे को इसका प्रारंभिक ज्ञान हमारे कंठ पर होना चाहिए, ऐसा हमें याद रखना चाहिए। तो आइए मित्रों, एक बार सब उच्चारण करें मेरे साथ मिलकर। अ ई ऊण, रील री क, ए ओंग, ए योच, ह य व र ट, ल ण,
यम मंगण नम झब य घड दस जब गड दस खप छठ चट तव कपय ससर हल हल। इस प्रकार से ये 14 माहेश्वरी सूत्र आपने यहाँ पर देखे। आइए अब हम स्वरों के बारे में क्रम से यहाँ पर विचार करते हैं। जब हमने आपको बताया वर्ण के मुख्य रूप से हमने 2 प्रधान भेद किए, स्वर और व्यंजन, तो स्वर के बारे में हम बात करते हैं। स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या निम्नलिखित होती है। देखिए, मूल स्वर लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 9 स्वर हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये मूल स्वर जो 5 होते हैं वो कौन कौन से हैं? वो आपको नज़र आ रहे हैं, अ, ई, उ, री, लृ, ये मूल स्वर हैं। और लघु सिद्धांत कौमुदी में 9 स्वर बताए हैं जो हमेशा आपको याद रखना है। अचस्वराः, अचस्वराः, अच को स्वर कहते हैं। अच यानी जो 14 माहेश्वरी सूत्र हैं, ये देखिए इसमें अ से लेकर च कहाँ पर आ रहा है? यहाँ तक। ये जो हैं इनको हम यहाँ पर क्या कहेंगे? अच कहेंगे। यहाँ पर हम इनको अच कहेंगे। ये अ प्रथम वर्ण और ये अंतिम वर्ण ऐसा मिलकर अच प्रत्याहार का निर्माण हुआ है और अच को ही स्वर कहा जाता है। यहाँ पर ये स्पष्ट रखने वाली आपका विषय है, स्पष्ट आप यहाँ पर ध्यान देंगे, आप समझ रहे होंगे विषय को। तो अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इस अच के बीच में जितने भी वर्ण आ रहे हैं वो सब स्वर हैं, क्योंकि सूत्र भी यही कहता है अच स्वराः, अचाः स्वराः। तो अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है जितने भी हलंत वाले वर्ण हैं उनको स्वर में नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जितने भी इनको हम छोड़ देंगे तो आप गिनेंगे अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, आई, औ, तो हम इनको गिनेंगे तो 9 ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 ही शब्द हुए हैं, ये आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये अचस्वराः ये हमने आगे लिखा है। सामान्य 13 होते हैं, अ, आ, ई, उ, री, लृ, औ, औ, री, लृ, ए, औ, औ। इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग हिंदी के भेद भी मैंने आपको यहाँ पर बताने का ध्यान रखा है, लेकिन आपको संस्कृत की दृष्टि से, संस्कृत भाषा की दृष्टि से लघु सिद्धांत कौमुदी को ही प्रमाण मानते हुए आपको यहाँ पर केवल 9 स्वरों को ही याद रखना है, अचस्वराः, ठीक है। किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन आपको नहीं करना है, केवल 9 ही स्वर होते हैं, आपको ये याद रखना है। आगे हम चलते हैं, अब स्वर के भेदों के बारे में जानते हैं। स्वर के 3 भेद मुख्य रूप से बताए गए हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, है ना। ह्रस्व कौन से हैं? वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रिको ह्रस्व, जिसमें एक मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। आ, ई, उ, री, ए, ओ, ए, ओ, औ। दीर्घ स्वर वे स्वर्ण जिनकी उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे, द्विमात्रिको दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, औ, औ। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे क्या हम देखते हैं? प्लुत स्वर, ठीक है। हमने स्वर या आपने यहाँ पर 3 देखे, हमने 3 बताए आपको, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व हमने देखा, ह्रस्व में एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रिक कालिको ह्रस्व, द्विमात्रिक कालिको दीर्घ, त्रिमात्रिक कालिको प्लुत स्वर है। तो 3 मात्राओं का उच्चारण का समय जिसमें लगता है वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगे वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। किसी दूर के व्यक्ति को संबोधित करते समय स्वर की ध्वनि 2 मात्रा से अधिक होती है, ऐसा स्वर ही प्लुत स्वर कहलाता है। जैसे हम किसी को बुलाते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपका किसी का नाम राम है तो हम बुलाते हैं राम आ जाओ, तो म का जो लंबा उच्चारण जा रहा है वो ही प्लुत कहलाता है, उसे ही हम प्लुत कहते हैं। जैसे हमने आपको यहाँ पर उदाहरण देकर स्पष्ट करने की कोशिश की है। देवदत्तः अत्र असि, है ना। तो प्लुत वर्ण को ऊ के चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। प्लुत स्वर है, ये भी 9 ही होंगे, क्योंकि जो स्वर है मूल उसी के अनुसार उतने ही स्वर प्लुत हो जाएंगे। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अ, ई, उ, री,
ली, ए, ओ। इस प्रकार से उच्चारण की दृष्टि से यहाँ पर आपको यहाँ पर ये भेद रखना है। ठीक है मित्रों, आप समझ रहे होंगे विषय को। आगे जब हम चलते हैं, चलो अब यहाँ पर कुछ हमारे को ध्यान देने बातें हैं, वो कौन कौन सी है आप यहाँ पर ध्यान दें। ए, ओ, ए, औ को मिश्रित स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्वर दो दो स्वरों के मेल से बनते हैं। मिश्रित स्वर अ, ई, ए जो हमने बताया ये मिश्रित स्वर है ना। कभी परीक्षा में यदि प्रश्न आता है तो इसमें से मिश्रित स्वर निकालिए, तो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। बाकी और प्रश्नावली भी हम आपको, प्रश्नोत्तर माला भी हम आपको अलग से करवाएंगे, वहाँ पर आपको और विषय स्पष्ट करवाए जाएंगे। तो आप यहाँ पर ध्यान दें, अ, ई, ए, अ, ए, आई, अ, उ, औ, अ, ओ, औ। इस प्रकार से इनका भेद है, ये यहाँ पर मिश्रित स्वरों की श्रेणी में आते हैं। फिर आगे है, स्वरों के भेद के लक्षण को इस श्लोक द्वारा समझा जा सकता है। मतलब जो स्वर होते हैं इनमें क्या भेद है, ये एक पाणिनि जी ने जो एक श्लोक लिखा है, इसके द्वारा हम आप यहाँ पर स्पष्ट कर सकते हैं। एक मात्रिको भवेद ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ मुच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो घेयो व्यंजनम च अर्धमात्रिकम। जो हमने आपको पहले बताया था वही है ना। एक मात्रो भवेद ह्रस्वो, जिसमें एक मात्रिक काल का उच्चारण का समय लगता है वह ह्रस्व स्वर कहलाता है। जिसमें दो मात्राओं के उच्चारण का समय लगता है वह दीर्घ कहलाता है। द्विमात्रो दीर्घ मुच्यते त्रिमात्रास्तु प्लुतो घेयः, जिनमें तीन मात्राओं के उच्चारण का समय लगता है वह प्लुत जानना चाहिए। व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, जो व्यंजन है वो अर्धमात्रिक होता है, जिसमें आधी मात्रा होती है। जो हमने चंद्रगुप्त में देखा है ना, चंद्रगुप्त में देखा च जो है ये अर्धमात्रिक है ना। तो ये क्या हो गया, ये व्यंजन हो गया, ये स्वर से रहित है। इसमें अर्धमात्रा, आधी मात्रा के उच्चारण का समय लगा है। संस्कृत भाषा बड़ी परिष्कृत भाषा है, बड़ी वैज्ञानिक भाषा है। यहाँ पर हर चीज़ का बड़ी विशेषता से ध्यान रखा गया है। देखिए, फिर हमने आपको आगे बताने की कोशिश की, फिर वापस हमने स्पष्ट किया है। एक मात्रिक स्वर वर्ण ह्रस्व कहलाता है, द्विमात्रिक स्वर वर्ण दीर्घ कहलाता है, त्रिमात्रिक स्वर वर्ण प्लुत कहलाता है। देखिए यहाँ पर ये जितने भी ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत हैं, ये केवल स्वरों के ही भेद है। ठीक है ना, आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि व्यंजन के भेद नहीं है, ये यहाँ पर केवल स्वरों के ही भेद है। क्योंकि व्यंजन जो है ये हमेशा अर्धमात्रिक होता है, ये आपको ध्यान रखता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर व्यंजन वर्ण के बारे में। व्यंजन वर्ण के बारे में हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, व्यंजन वर्ण से क्या अभिप्राय है। अब आप यहाँ देखेंगे, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं या उच्चारित होते हैं व्यंजन कहलाते हैं। हल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण व्यंजन होते हैं। अतएव व्यंजन वर्णों में, व्यंजन वर्णों को हल भी कहा जाता है, व्यंजन वर्णों को हल भी कहा जाता है ना। अब यहाँ पर हल कौन कौन से हैं, ये संख्या में 33 होते हैं। तो ये देखिए, वापिस हम माहेश्वरी सूत्र आपके सामने ले आए हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कहाँ पर है ये देखिए, जो पांचवा सूत्र है, पांचवा जो सूत्र है यहाँ पर है व रट, जो सूत्र आ रहा है आपके सामने है व रट, ये देखिए ये है व रट, यहाँ से ह से लेकर और ये हल तक, ये जितने भी वर्ण हैं ये सारे हल प्रत्याहार कहलाते हैं और ये संख्या में 33 हैं और यही व्यंजन कहे जाएंगे। ये हमने आपको बताया भी था। तो देखिए, हम आपको यहाँ पर संख्या गिनकर भी हम यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं। देखिए, 1 या 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हलंत वाले को नहीं गिनना है। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 और ये 33। ठीक है मित्रों,
तो आप स्पष्टता से समझ गए होंगे विषय को। इस प्रकार से ये हल प्रत्याहार 5वें सूत्र से लेकर और 14वें नंबर के सूत्र तक जो प्रत्याहार आते हैं वो सारे के सारे हल व्यंजन कहलाते हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे जब हम बात करते हैं तो ये संख्या में 33 है, जी हमने आपको बता दिए हैं। आगे जब हम बात करेंगे, आइए तो व्यंजन के भेदों के बारे में। अभी हमने स्वरों के भेदों को जाना। ह्रस्व दीर्घ प्लुत स्वर के भेद थे। एक मात्रिको ह्रस्वः, द्विमात्रिको दीर्घः, प्लूतो त्रिमात्रिको प्लूतो घेयति, और 3 मात्राओं वाला प्लुत जानना चाहिए। अर्धमात्रिको व्यंजन है, और जो आधी मात्रा वाला है वो व्यंजन कहलाते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं, व्यंजन को हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर व्यंजन को 3 भागों में विभक्त किया जा रहा है। वो कौन कौन से हैं? पहला है स्पर्श व्यंजनम, ठीक है। स्पर्श व्यंजनम कादयो मावसाना स्पर्शाः, अर्थात क से लेकर म तक के 25 वर्ण स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। वो किस प्रकार से हैं आप आगे देखिए, वो हम आपको भेद बता रहे हैं। क्योंकि इनके उच्चारण में जिह्वा के अग्र, मध्य और मूल भाग द्वारा कंठ, तालु आदि स्थानों का स्पर्श होता है। इन स्पर्श वर्णों को 5 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग का नाम उसके प्रथम वर्ग वर्ण के आधार पर रखा गया है। जैसे क वर्ग तो 5 हैं, क ख ग ग ng। च वर्ग च छ ज ज इ, ट वर्ग ट ठ ड ड इ ण। इस प्रकार से इन 5 वर्गों के आधार पर 5 में 25 शब्द हो गए। ये आपको याद रखना है। देख लीजिए, हमने आपको स्पष्टता के लिए लिखा है। तो क वर्ग है कुचु, तो क वर्ग अर्थात कु वर्ग है, क ख ग ng है। इस प्रकार से हमने आपको यहाँ पर लगाया है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ट वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ध्यातव्य ध्यान रखने बात कौन सी है? इन 5 वर्गों को संक्षेप में कु, चु, टू, तु, पु भी कहते हैं। यह आपको याद रखना है। कु, चु, टू, तु, पु इनको संक्षेप में कहा जाता है। कु वर्ग है व क वर्ग है, तो शास्त्रीय भाषा में कु वर्ग ऐसा कहा जाएगा। यह आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए आगे जब हम चलते हैं, फिर आगे का जो है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण व्यंजनों में कौन कौन से हैं वो आप यहाँ पर देखेंगे। अंतस्ताः, यणोऽन्तस्ताः, जो यण प्रत्याहार है, यण प्रत्याहार में जो जो वर्ण आते हैं वो अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। जो यण प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वो अंतस्थ कहलाते हैं। यण अंतस्ताः। तो अब यहाँ पर यण प्रत्याहार कौन कौन से हैं आप ये देखेंगे। यहाँ पर यह कहाँ पर आ रहा है? देखिए 5वें सूत्र में यहाँ पर यह आ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। 5वें सूत्र में ह के बाद जो यह आ रहा है और यण यानी ये न, ठीक है। तो ये 5 जो हैं ये क्या हैं? अंतस्थ हैं। य व र ल, यणा अंतस्ताः। य व र और ल, ये ट को हमको लेना नहीं है क्योंकि हलंत वाला अंतिम वर्ण है, ये इत संज्ञक है, इसका लोप हो जाता है, इसलिए हमारे को ये शब्द ही लेने हैं। तो ये क्या हो गए? ये यण हो गए। य व र ल, ये क्या हो गए? यहाँ पर आपके यण हो गए हैं। तो आपको ये याद रखना है। यणाः अंतस्ताः, यही आपने पढ़ा, यणो अंतस्ताः। देखिए अंतस्थ से तात्पर्य है मध्य में स्थित। य व र ल, ये देखिए ये 4 ही स्वर हमने वहाँ पर देखे थे, आपको 4 ही व्यंजन हमने वहाँ पर दिखाए जो माहेश्वरी सूत्र है। इसीलिए हमने आपको बताया संस्कृत में वर्णमाला का जो आधार है वह केवल माहेश्वरी सूत्र ही है। तो य व र ल स्वर और व्यंजन के बीच के हैं, अतः यह अंतस्थ कहे जाते हैं, ठीक है। आप समझ रहे हैं क्योंकि ये अंतस्थ क्यों कहे जा रहे हैं, हमने आप यहाँ स्पष्टता से देख सकते हैं। स्वर और व्यंजन के बीच के हैं, अतः ये अंतस्थ कहे जाते हैं। फिर है उष्म सल उष्माण है। सल वर्ण, सल प्रत्याहार जो है वो उष्म वर्ण में आते हैं। वैसे ही माहेश्वरी सूत्रों में आप सल प्रत्याहार देख सकते हैं। फिर जिन वर्णों के उच्चारण में गर्म वायु का प्राधान्य होता है उन्हें उष्म वर्ण कहते हैं। सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण स स स है उष्म वर्ण कहलाते हैं। जब हम आपको उच्चारण स्थान और बाह्यांतर और आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में पढ़ाएंगे तब हम आपको इसको और शास्त्रीय दृष्टि से और स्पष्ट आपको हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है मित्रों। आगे जब हम चलते हैं
तो आगे देखते हैं, आगे ये क्या कहता है। इस प्रकार स्वरों की संख्या 9 होती है तथा व्यंजनों की संख्या 33 है। आपको कहीं पर भी भ्रमित नहीं होना है। बहुत सारे छात्र, प्रतियोगिता परीक्षाओं के छात्र बार बार पूछते हैं, फ़ोन करते हैं, अलग अलग जगह जब हम जाते हैं तो वो जानकारी लेते हैं, सर वहाँ पर उस पुस्तक में ऐसा लिखा है, उस प्रकाशित पुस्तक में, प्रतियोगिता परीक्षा की पुस्तक में लिखा है 5 होते हैं, कहीं लिखा है 13 होते हैं, कहीं लिखा है 9 होता है, तो परीक्षा में हमें क्या लिखना है। तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि परीक्षा में आपको कितना लिखना है।